Dear students, Assalamu alaikum. Today's lecture is about software quality assurance. Before starting today's topic, we recap the previous lecture. The last lecture was about software reviews. We started with the term software review, that what is it and what are the objectives of the software review, and we said that it is like the filter to the software process to get the quality product. और फिर उसके बाद हमने बात की इसके cost impact की कि if we identify any error or defect, हम उसको defect भी क्या देते हैं, error, अगर initial stages के ऊपर, requirements time के ऊपर या design time के ऊपर, तो उसको रेक्टिफाई करना वो ज़्यादा फिजिबल है, वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है. लेकिन अगर वो एरर आइडेंटिफाई नहीं होता और आफ्टर डिप्लॉयमेंट वो एरर जो है अनकवर होता है, उस टाइम के उसके ऊपर उसको डिफेक्ट कहते हैं या उसको फॉल्ट कहते हैं, तो वहाँ पे उसकी कॉस्ट जो है उसको रेक्टिफाई करने की दैट इज़ क्वाइट हाई. और इसी के अंदर हमने डिस्कस किया डिफेक्ट एम्प्लीफिकेशन मॉडल. और डिफेक्ट एम्प्लीफिकेशन मॉडल जो है ये हमें बताता है कि नॉट ओनली द एरर ट्रैवल फ्रॉम वन स्टेप टू अदर स्टेप, बल्कि एरर प्रोपोगेट्स, और प्रोपोगेट्स होते हैं तो इसको इस तरह से भी कहा कि डिफेक्ट एम्प्लीफिकेशन होती है. और इसकी रेशियो डिफरेंट हो सकती है. सम टाइम इट इज़ लाइक 1 to 2, 1 to 4, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट साइज, एरर ऑफ द नेचर ऑफ द एरर. तो ये चीज़ें जो है इसको अफेक्ट करती हैं. तो इससे और फिर हमने इसके अंदर एक एग्जांपल देखी कि अगर हम रिव्यूज़ कंडक्ट करते हैं एट अर्ली स्टेजेस, एट रिक्वायरमेंट फेज, एट डिज़ाइन फेज, तो जो डिप्लॉयमेंट होती है तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ एरर्स जो है, नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स जो होते हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट प्रोडक्ट जिसमें अर्ली फेजेस के ऊपर रिव्यूज़ नहीं हुए, लेटर स्टेजेस के ऊपर टेस्टिंग एक्टिविटीज़ हुई हैं, लेकिन स्टिल उसके अंदर नंबर ऑफ़ एरर्स ज़्यादा होते हैं. तो अल्टीमेटली जो एक कंक्लूजन था वो ये था कि हमें अर्ली फेजेस के ऊपर रिव्यू कंडक्ट करने चाहिए. और फिर हमने ये बात की रिव्यू मैट्रिक्स जो है उसको हमने डिस्कस किया कि हर जो एफर्ट है, हर जो एक्शन है वो जो उसको मेजर किया जाना चाहिए, उसको क्वांटिफाई किया जाना चाहिए, तभी हम उसकी इफ़ेक्टिवनेस को जो है वो एवेलुएट कर सकते हैं या देख सकते हैं. और हमने कहा कि जो हमारी एफर्ट्स हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोजेक्ट वो डेफिनेट होती हैं, वो लिमिटेड सी होती हैं. तो उसको कैसे हम एवेलुएट कर सकते हैं इस रिव्यू प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को, उसके लिए कुछ मैट्रिक्स डिस्कस किए, जैसे प्रिपरेशन एफर्ट कि कितने हमें नंबर ऑफ आवर्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं टू प्रिपेयर और टू प्लान फॉर दैट एक्टिविटी. फिर हमने असेसमेंट एफर्ट की बात की, and it was the number of hours we need to do the actual review. और फिर हमने कहा rework effort, when we conduct the review meeting, we identify some errors, we recommend or propose some rework. तो वो जो rework है, वो जो rectification errors की, how much time we need to do that task, वो सारी effort जो है that is rework effort. और फिर हमने एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, दैट वाज वर्क प्रोडक्ट साइज, कि जो वर्क प्रोडक्ट है जिसको हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका साइज़ क्या है. और इसकी हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी कि यूएमएल मॉडल्स जो है वो एक तरह की वर्क प्रोडक्ट है, और उसके अंदर हम नंबर ऑफ़ यूएमएल डायग्राम्स जो जिनको हम रिव्यू कर रहे हैं वो उसको देख सकते हैं, उसको इस तरह से क्वान्टिफाई कर सकते हैं. नंबर ऑफ़ कोड लाइंस जो है इट इज़ एन अदर साइज ऑफ वर्क प्रोडक्ट. और भी डॉक्यूमेंट जो डिफरेंट हो सकते हैं उसके नंबर ऑफ़ पेजेस को हम कंसीडर कर सकते हैं. और फिर एरर को हमने क्लासिफाई किया इन टू डिफरेंट टाइप्स, द माइनर एरर्स
जिनके लिए एक आपको माइनर एफर्ट चाहिए, रीवर्क चाहिए, वेयर एज सम अदर एरर्स दैट नीड द मेजर रीवर्क, और उसको हमने मेजर एरर्स का, वो जो ज़्यादा सीवियर हैं एरर्स। और फिर हमने कहा कि टोटल जो एरर्स हैं वो कैलकुलेट किए जा सकते हैं, एंड क्वाइट सिंपल, द सम ऑफ माइनर एंड मेजर एरर्स। और इसको फिर हमने कहा है कि हम डिफेक्ट डेंसिटी या एरर डेंसिटी को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एरर डेंसिटी की टर्म हमने यूज़ की थी कि नंबर ऑफ टोटल एरर्स डिवाइडेड बाय वर्क प्रोडक्ट साइज, और अगर ये नंबर ज़्यादा है तो इट मीन्स कि हमारे एरर्स जो है वो वर्क प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा है और हम वी नीड इम्प्रूवमेंट, और अगर ये नंबर कम है तो इट इज़ गुड साइन फॉर अस। और फिर इसके बाद हमने बात की कि रिव्यूज़ जो हैं इसको दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, फॉर्मल रिव्यूज़ एंड इनफॉर्मल रिव्यूज़। इनफॉर्मल रिव्यूज़ के अंदर जो आपकी कैजुअल मीटिंग्स होती हैं, जो आप वैसे डेस्क के ऊपर जो डेस्क चेक उसको हमने कहा था, कुछ डॉक्यूमेंट को आप रिव्यू करते हैं, वो भी एक इनफॉर्मल रिव्यू की टाइप है। और फिर इसी तरह से हमने पेयर प्रोग्रामिंग होती है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, एक्सपी प्रोग्रामिंग जो है उसको भी हमने कहा था कि इट इज़ आल्सो टाइप ऑफ इनफॉर्मल रिव्यू। और फिर हमने कहा कि ये जो इनफॉर्मल रिव्यूज़ हैं ये इतने इफेक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल रिव्यूज़, और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ऐसे हो सकती है, इनको ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है इफ़ वी कंसीडर सम बेसिक चेकलिस्ट जो कि हमें गाइड करे उस इनफॉर्मल रिव्यू प्रोसेस के अंदर। और फिर फॉर्मल रिव्यू के अंदर हमने कहा कि दो कैटेगरीज हैं, द फर्स्ट वन इज़ द वॉक थ्रूज एंड द सेकंड वन इज़ इंस्पेक्शन। अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो अगेन जो इंस्पेक्शंस हैं वो और ज़्यादा फॉर्मल्स जो है रिव्यूज़ होते हैं, उसके अंदर और ज़्यादा स्पेसिफिक चेकलिस्ट होती हैं, जबकि वॉक थ्रू के अंदर भी हमारे पास चेकलिस्ट हो सकती है। और वॉक थ्रू के अंदर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि प्रोड्यूसर जो होता है, जिसने वो वर्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस की है, वो भी रिव्यू टीम का पार्ट होता है। और फिर हमने कुछ की पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कस किए कि रिव्यू मीटिंग के अंदर जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं दैट मस्ट बी 3 to 5। फिर हमने कहा कि नंबर ऑफ़ प्रिपरेशन आवर्स must be less than 2 hours, और एक्चुअल मीटिंग should be less than 2 hours। और फिर इसी तरह से हमने कहा कि वेल इन्फॉर्म्ड एजेंडा होना चाहिए और उसके साथ स्टिक करना चाहिए। फिर हमने रिव्यू रिपोर्टिंग की बात की, अपनी रिव्यू टीम के अंदर ही से किसी एक को नॉमिनेट करते हैं हम रिव्यू रिपोर्टर के तौर पे, और उसका काम जो होता है वो नोट्स लेना होता है, और नोट्स डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं। हमने कहा कि ये ज़्यादा इफेक्टिव अप्रोच है कि अगर हम वॉल बोर्ड को यूज़ करते हुए काइंड ऑफ वाइट बोर्ड उसको यूज़ करें और उसके ऊपर हम सबके कंसेंसस को ले लें कि हम किस तरह की वर्डिंग को ले रहे हैं और किस तरह से हम इशू को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। और फिर हमने कहा कि एक और डॉक्यूमेंट जो है वो समरी रिपोर्ट समरी बनती है, वो उसके अंदर की फाइंडिंग्स होती हैं और सारे उसको साइन करते हैं। और फिर इसी तरह से हमने कहा कि क्या वो हमारे पास गाइडलाइंस हैं जिसको हमें कंसीडर करना चाहिए, और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एक गाइडलाइन थी दैट वाज दैट वी नीड टू रिव्यू द प्रोडक्ट नॉट द प्रोड्यूसर। और ये बड़ा एक की पॉइंट है कि जब ह्यूमन ईगो इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। रिव्यू प्रोसेस का जो ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, वो प्रोडक्ट ही को रिव्यू करना है, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई एरर्स इन द प्रोडक्ट और उसको प्रोड्यूसर को जज नहीं करना। और इसी तरह से हमने डिबेट को जो है वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना, अदरवाइज वी विल एंड अप विद नो कंक्लूजन। तो उसको हमने फोकस करना है। और हमने ये भी कहा कि वी नीड टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड वी आर नॉट ट्राइंग टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम। रिव्यू मीटिंग के अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर हमने कहा कि जो रीवर्क है उसके अंदर हमें अपने प्रोजेक्ट के जो स्केड्यूल हैं उसको भी उसको कंसीडर करना है कि जब हाँ रिव्यू मीटिंग्स होती हैं और फिर रीवर्क जो है वो रिकमेंड किया जाता है, तो प्रोजेक्ट स्केड्यूल के अंदर आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो रीवर्क हो सके, वो रिसोर्सेज आपको एलोकेट किए जाने चाहिए और फॉलो अप भी होना चाहिए
विदाउट फॉलोअप जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं होंगी रिव्यू मीटिंग्स। तो आज हम कुछ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। हम बात स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। बेसिकली सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इज एन अम्ब्रेला एक्टिविटी। एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके साथ और बहुत सारी एक्टिविटीज एसोसिएटेड हैं और ये थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल ये चलती रहती है। तो उसके अंदर अब की एलिमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड्स, और स्टैंडर्ड्स मीन के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। जैसे हमने पीछे एक दो लेक्चर्स पहले देखा, जब हमने सॉफ्टवेयर क्वालिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया तो हमने कहा कि डिफरेंट लोगों ने क्वालिटी मॉडल्स जो है, ऐसे मैककॉल क्वालिटी मॉडल की बात की, हमने ISO के मॉडल की बात की। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लाइक IEEE, ISO और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डेवलप करती हैं, उसको अपडेट करती हैं और टाइम टू टाइम उसके अंदर रिवीजन्स जो है वो इंक्लूड करती हैं। तो उसको कंसीडर किया जाना चाहिए और समटाइम्स आप वॉलंटियरली उसको कंसीडर कर रहे होते हैं। यू ट्राई टू फॉलो दोस गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। और समटाइम्स आपके प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो नेचर होती है वो इम्पोज करती है कि यू हैव टू फॉलो सम सर्टेन स्टैंडर्ड्स, और डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोजेक्ट है, किस तरह का आपका क्लाइंट है। तो उस तरह से डिफरेंट आपको इन्फोर्स किया जा सकता है टू फॉलो सम स्टैंडर्ड्स। और फिर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस वालों की ये जॉब है, उनका की टास्क है कि वो इसको कंफर्म करें कि वी आर डेवलपिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू दोज स्टैंडर्ड्स। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट जो एक्टिविटी या एलिमेंट है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का, दैट इज़ रिव्यूज़ एंड ऑडिट्स। और इसको हमने अभी डिस्कस किया इससे पिछले लेक्चर में, जिसमें हमने बात की टेक्निकल रिव्यूज़ की। और टेक्निकल रिव्यूज़ जो है वो हमने कहा कि वॉक थ्रूज भी होते हैं, इंस्पेक्शंस भी होते हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी में ये आता है। और इसके अंदर हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है प्राइम, दैट इज़ टू अनकवर द एरर्स। और इसको जो इसके अंदर जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जो गाइडलाइन है वो ये है कि कोई चेकलिस्ट होनी चाहिए वॉक थ्रूज के अंदर भी। और जब हम इंस्पेक्शंस की बात करते हैं तो उसके अंदर हम ज़्यादा स्टिक होते हैं इस चीज़ से कि हमारे पास फॉर्मल चेकलिस्ट हो और हम उसकी बेस के ऊपर उस प्रोडक्ट को रिव्यू करें। और तीसरी एक एक्टिविटी या सेट ऑफ एक्टिविटीज़ इज़ टेस्टिंग। ये एक की एक्टिविटी है हमारे पास। जब भी हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करते हैं तो नॉर्मली हम इसी की बात कर रहे होते हैं कि जब हम डिफरेंट टेस्ट केसेस बनाते हैं और उसकी बेस के ऊपर जो है ना सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को, डिफरेंट या पार्ट्स को हम टेस्ट करते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन है या नहीं है। और इसके ऊपर हम ज़्यादा डिटेल में अगले लेक्चर्स में बात करेंगे। और इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है कि हम एरर्स को फाइंड आउट करते हैं। और डेफिनेटली जो एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्टिविटी होगी उसके अंदर प्लानिंग इन्वॉल्व होगी। प्रॉपर प्लान के साथ जो है हम सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज़, टेस्टिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे। और जितनी ज़्यादा वेल प्लान्ड होंगी उतना ज़्यादा ये इफेक्टिव होगा। और एक और जो की एलिमेंट है दैट इज़ एरर आर डिफेक्ट कलेक्शन एंड एनालिसिस। कि जब आपकी कोई भी आफ्टर डिप्लॉयमेंट जो है एरर जो है आइडेंटिफाई होता है, उसको हमने कहा कि दैट इज़ कॉल्ड डिफेक्ट। और जब डिफेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, आप एनालिसिस करते हैं, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ये किस नेचर का डिफेक्ट था, एरर था, और ये किस कंपोनेंट की वजह से ये आकर हुआ, या कैसे ओरिजिनेट हुआ और कैसे कैसे प्रोपोगेट हो सकता था। तो नेक्स्ट जो आप उसकी वर्जन्स होंगे आपके उसी प्रोडक्ट के या उससे सिमिलर प्रोडक्ट्स आप बनाएंगे, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ हेल्प आउट करेगी और आप उन एरर्स को आप
कोशिश करेंगे कि वो दोबारा अकर ना हो। और एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का है दैट इज़ चेंज मैनेजमेंट। और चेंज पे हमने पहले भी बात की कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है ऐसा नहीं है जिसके ऊपर स्टैटिक रिक्वायरमेंट्स हों, बल्कि हमने कहा कि रिक्वायरमेंट्स आर डायनामिक और विद द पैसेज ऑफ टाइम रिक्वायरमेंट्स आर चेंज्ड, और उस चेंज को कैसे आपने अकोमोडेट करना है, दैट इज़ द की पार्ट। और हमने कहा कि चेंज कंट्रोल बोर्ड होता है, और चेंज कंट्रोल बोर्ड जो है उसको प्रॉपर्ली एड्रेस करता है, अप्रूव करता है या रिजेक्ट करता है। तो अगर आप चेंजेस को प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली दे लीड अस टूवर्ड्स द कंफ्यूजन। तो इसीलिए प्रॉपर चेंज मैनेजमेंट होनी चाहिए, या आपका अप्रोप्रिएट चेंज कंट्रोल बोर्ड होना चाहिए जो कि इसके ऊपर डिसीजंस ले। एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का, दैट इज़ कॉल्ड एजुकेशन। यू हैव टू एजुकेट योर स्टाफ, योर टीम मेंबर्स। और सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की जो है हम बात करते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग जो है अपनी टीम को देनी चाहिए। और जितना ज़्यादा वो वेल अवेयर होंगे अबाउट क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ और सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, उतना ज़्यादा अच्छा वो परफॉर्म करेंगे। और डेफिनेटली आपका ये सारा प्रोसेस और ये ट्रेनिंग जो है आपको एक अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ लेके जाएगी। Another key element of the software quality assurance is vendor management। और vendor management के अंदर जो है डिफरेंट तरह के वेंडर्स हो सकते हैं आपके। देखें, एक हम यहाँ पे टर्म देखें, दैट इज़ श्रिंक रैप्ड पैकेजेस। ये इस तरह के पैकेजेस हैं जो आप अपने प्रोडक्ट के लिए परचेज करते हैं, जिनको ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट भी कहते हैं। पहले से बनी बनाई चीज़ है और आपने उसको ले लिया। सेकंड टाइप इज़ द टेलर्ड शेल। टेलर्ड शेल ये होता है कि आपने बेसिक एक जो बेसिक स्केलेटन है आपकी किसी एप्लीकेशन का, किसी सॉफ्टवेयर का, आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली आपको कोई सप्लाई करता है। और थर्ड ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टेड सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आप आउटसोर्स करते हैं और ज़्यादा डिटेल स्पेसिफिकेशन होते हैं, और आप समझते हैं कि किसी और से जो है इसको डेवलप कराना चाहिए या लेनी चाहिए प्रोडक्ट। तो आप इस तरह के ये जो डिफरेंट अब आपके वेंडर्स हैं जो डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स आपको सप्लाई कर रहे हैं, तो इनके साथ किस तरह से अपने डील करना है, हाउ टू मेक श्योर कि हर एक के लिए क्या क्वालिटी गाइडलाइंस हैं जिसको वो फॉलो करें, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को अफेक्ट करेंगी। तो वेंडर मैनेजमेंट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट। एक और जो इम्पॉर्टेंट इसके अंदर डिस्कशन है दैट इज़ सिक्योरिटी मैनेजमेंट। और सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा जो है इंटरनेट के ऊपर हम ऐप्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट सर्विसेज को यूज़ करते हैं। तो जैसे जैसे इंटरनेट के ऊपर हमारी ट्रांजैक्शंस बढ़ती जा रही हैं, हमारी जो एक्टिविटी है वो बढ़ती जा रही है, तो उसी तरह से साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे प्राइवेसी के इश्यूज़ जो है वो हमारे इम्पोर्टेंट जो है कंसर्न है जब हम इस तरह की एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि मिसयूज़ ना हो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का, या मिसयूज़ ना हो आपकी जो भी प्राइवेसी है उस रिलेटेड इंफॉर्मेशन या जो भी आइटम्स हैं, तो अब डिफरेंट जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो है, स्टेट लेवल के ऊपर प्राइवेसी गाइडलाइंस हैं जिसको कि फॉलो करना चाहिए। और ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ही का पार्ट है कि आप जो भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं दैट मस्ट बी सिक्योर। और फिर इसी तरह से सेफ्टी इज़ अनदर एलिमेंट, और सेफ्टी पे भी हमने बात की कि डिफरेंट डोमेन्स के अंदर एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं, और कुछ डोमेन्स जो है वो बहुत क्रिटिकल हैं। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, हेल्थ केयर डोमेन है। तो हेल्थ केयर डोमेन के अंदर आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी रिक्वायरमेंट को, क्योंकि अगर किसी भी रिक्वायरमेंट को आप स्पेसिफिक जो कि आपकी एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट है उसको अगर आप इग्नोर करेंगे, या आप प्रॉपर्ली जो है उस एप्लीकेशन की टेस्टिंग नहीं करेंगे, तो सीवियर जो है उसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एलिमेंट है। और
हमें इसको हर हाल में कंसीडर करना है। और इसी तरह से रिस्क मैनेजमेंट, और रिस्क मैनेजमेंट जो है वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट और सेफ्टी से रिलेटेड है कि किस तरह से आप देखते हैं कि किसी स्पेसिफिक डोमेन के अंदर जो आपकी प्रोडक्ट है उसके साथ क्या रिस्क एसोसिएटेड है और आप उनको कैसे मैनेज करते हैं। तो ये डिफरेंट जो है एलिमेंट्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस टास्क की, कि क्या कुछ टास्क हो सकते हैं, की टास्क जो कि हमें परफॉर्म करने होते हैं जब हम क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो है, वेरी फर्स्ट टास्क, दैट इज़ टू प्रिपेयर द क्वालिटी प्लान, क्वालिटी एश्योरेंस प्लान। और ये हमने जब क्वालिटी मैनेजमेंट की बात की थी, क्वालिटी मैनेजमेंट की की प्रोसेसेस डिस्कस किए, वहाँ पे भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान जो है दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, कि किस तरह की एक्टिविटीज़ आपने प्लान की हैं, किस टाइम के ऊपर होंगी, क्या जो है डिलीवरेबल्स होंगे एंड सो ऑन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। द सेकेंड वन इज़ पार्टिसिपेट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। व्हाट डज इट मीन, कि आप जो भी प्रोजेक्ट आपका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन है इन दैट स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, जो आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, तो उसके हवाले से आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब प्रोजेक्ट के लिए प्रोसेस डिफाइन हो रहा है तो उस प्रोसेस के अंदर किस तरह से क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटीज़ होंगी, किस तरह से किन किन फेजेस के ऊपर वो परफॉर्म होंगी, इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि आप उसको एक्सप्लेन करें, उसको डिस्क्राइब करें, उसको दैट मस्ट बी द पार्ट ऑफ दैट सॉफ्टवेयर प्रोसेस। थर्ड वन इज़ the review software engineering activities to verify compliance with the defined software process। इसको इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल की एक्टिविटीज़, हमने कहा था क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस आर टू मेजर एक्टिविटीज़। तो क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज़ क्या करता है कि आप वेरीफाई करते हैं कि जो भी डिफाइंड आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंगली आपकी एक्टिविटीज़ एग्जीक्यूट हुई हैं। और देन टू हैव सम काइंड ऑफ ऑडिट्स, और ऑडिट्स भी अगेन उसी तरह से होंगे कि जो आपका डिफाइंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस है उसके मुताबिक देखना है कि क्या सॉफ्टवेयर वर्क जो आपका हुआ है, जो प्रोडक्ट्स डेवलप हुए हैं, वो है या नहीं है। And the fourth one is ensures that deviation in software work and work products are documented and handled according to documented procedure। चेंज कंट्रोल की बात हो रही है कि वट एवर आर द चेंजेस दैट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, और फिर अगेन कि वो उसके अगेंस्ट क्या कुछ जो है रिकमेंडेशंस हैं और क्या कुछ जो है चेंजेस हैं, किसी स्पेसिफिक चेंज के अगेंस्ट जो एक्टिविटीज़ के अंदर चेंजेस हैं, जो वर्क प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस हैं, उसको क्या डॉक्यूमेंट किया गया है, प्रॉपरली जो है हैंडल किया गया है। ये चीज़ें जो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट है। You have to have some sort of procedure, कि आपने वो प्रोसीजर्स डिफाइन करने हैं। और फिर देखें कि और एक इम्पॉर्टेंट टास्क क्या है क्वालिटी एश्योरेंस का, दैट इज़ रिकॉर्ड्स एनी नॉन कंप्लायंस एंड रिपोर्ट्स टू सीनियर मैनेजमेंट। अगर कोई आप जो एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट्स हैं, जो पहले से आपकी स्पेसिफिकेशंस हैं, उससे हट के कुछ आपकी प्रोडक्ट है जो नॉन कंप्लायंस है, उसको जो है प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, उसको प्रॉपरली जो है कम्युनिकेट करना टॉप मैनेजमेंट को, दैट इज़ आल्सो की टास्क ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। अब अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की कि ओवरऑल हम कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, ओवरऑल हम प्रोडक्ट क्वालिटी जो है इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो वी वांट टू इम्प्रूव क्वालिटी एट रिक्वायरमेंट्स फेज। रिक्वायरमेंट्स हमारी कंप्लीट होनी चाहिए, उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में क्वालिटी को हमने देखना है। क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ जो है उसके थ्रू हमने यहाँ पे क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। डिज़ाइन के टाइम के ऊपर जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे जो है ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कोड क्वालिटी को देखना है इम्प्लीमेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में, और इसी तरह से ओवरऑल जो क्वालिटी कंट्रोल की इफेक्टिवनेस है हम उसको देखना चाह रहे हैं। तो अगर हम इसको देखें
तो अब ये जो डिफरेंट जो फिजेस हैं या ये जो कैटेगरीज हैं, ये हमारे गोल्स हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटीज़ के अंदर हमारे गोल्स क्या हैं? रिक्वायरमेंट्स क्वालिटी, डिज़ाइन क्वालिटी, कोड क्वालिटी एंड क्वालिटी कंट्रोल इफेक्टिवनेस। अब इन गोल्स को कैसे अचीव किया जा सकता है? इसके अंदर कुछ हम एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन एट्रीब्यूट्स को जो है कैसे मेजर किया जा सकता है, उसके लिए हमारे पास कुछ मैट्रिक्स होंगे और यहाँ पे कुछ हम एट्रीब्यूट्स और मैट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं और उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि आइदर वी आर अचीविंग आवर गोल्स और नॉट। तो इसको अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्वालिटी हमारा गोल है और इसके अंदर जो एट्रीब्यूट है दैट इज एम्बिग्विटी। और एम्बिग्विटी के अंदर जो मैट्रिक्स हैं वो देखें कि नंबर ऑफ एम्बिगुअस मॉडिफायर्स, फॉर एग्जांपल मैनी, लार्ज, और इसी तरह के और जो है जैसे वेरी या वेरी गुड। तो अब एम्बिग्विटी जो है रिक्वायरमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि जब हमने रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई किया है तो उसके अंदर जो वर्डिंग है, एम्बिगुअस मॉडिफायर्स किस तरह, कितने यूज, एम्बिगुअस वर्ड्स जिनको एक्सप्लेन करना, जिसको क्वांटिफाई करना जो है वो मुश्किल है। इस एक मीट्रिक के थ्रू जो है हम जो एम्बिग्विटी का एट्रीब्यूट है इसको हम मेजर कर सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट कितना अच्छा है। इसी तरह से एक और एट्रीब्यूट देखें, कंप्लीटनेस। और कंप्लीटनेस के अंदर हमने देखना है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो किस हद तक कंप्लीटली डिस्क्राइब की गई हैं। लाइक मैट्रिक्स देखें, नंबर ऑफ टू बी असाइन और टू बी डिसाइड। अगर हम इस तरह से हर दूसरी तीसरी रिक्वायरमेंट के साथ या उस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने हर दूसरे पैराग्राफ के अंदर टू बी असाइंड और टू बी डिसाइडेड की टर्म्स को यूज़ किया है तो इट मीन्स कि वो इतना अच्छा डॉक्यूमेंट नहीं है और हमें इसको रिव्यू करना चाहिए, इसको रिवाइज करना चाहिए। इसी तरह से एक और एट्रीब्यूट देखें रिक्वायरमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबिलिटी। कितनी अंडरस्टैंडेबल हैं रिक्वायरमेंट्स जो डिस्क्राइब की गई हैं। तो इसके अंदर देखें अंडरस्टैंडेबिलिटी को ऐसे भी मेजर किया जा सकता है। मैट्रिक्स जो हमने यहाँ पे गिवन है दैट इज़ नंबर ऑफ सेक्शंस और सब सेक्शंस। अगर उसको प्रॉपरली जो है सेक्शंस में और सब सेक्शन में क्लासिफाई किया गया है तो हमें उसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इजी होगा एज़ कम्पेयर टू डॉक्यूमेंट दैट इज़ ओनली वन सेक्शन डॉक्यूमेंट और उसके अंदर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई सब सेक्शन नहीं है, तो उसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा मुश्किल होगा। इसी तरह से देखें वॉलेटिलिटी जो है एक और एट्रीब्यूट है रिक्वायरमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में, और नंबर ऑफ चेंजेस पर रिक्वायरमेंट ये कितनी है। अगर नंबर ऑफ चेंजेस जो है पर रिक्वायरमेंट 1, 2, 3 इस तरह से ज़्यादा होती जा रही हैं और हर रिक्वायरमेंट के साथ हैं तो डेफिनेटली ये वॉलेटाइल रिक्वायरमेंट्स हैं दैट हैव टेंडेंसी टू चेंज, और ये इनको अवॉइड करना चाहिए। जितनी ज़्यादा वॉलेटाइल होंगी रिक्वायरमेंट्स उतना पुअर जो है वो आपका डिज़ाइन होगा, क्योंकि जब रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहेंगी तो डिज़ाइन खुद से चेंज करना पड़ेगा। और इसी तरह से एक और एक और जो मेट्रिक है दैट इज़ टाइम व्हेन चेंज इज़ रिक्वेस्टेड। क्या वो किस टाइम के ऊपर है। इनिशियल जब आप अभी इंसेप्शन फेज़ के ऊपर थे उस वक़्त कोई चेंजेस हुई हैं, या जब आपने सारा कोई डॉक्यूमेंट कर लिया, रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज कर लिया, उस वक़्त चेंज आप जो है डिमांड कर रहे हैं या उस वक़्त चेंज अगर होती है तो ये भी मैटर करता है। फिर एक और एट्रीब्यूट है दैट इज़ कॉल्ड ट्रेसेबिलिटी। रिक्वायरमेंट्स ट्रेसेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इसका एट्रीब्यूट क्या है। इसका मेट्रिक जो है नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स नॉट ट्रेसेबल टू डिज़ाइन / कोड। हमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ट्रेसेबल होनी चाहिए, उनको हम ट्रेस कर सकें कि अच्छा इस बेस्ड ऑन दिस रिक्वायरमेंट वी कम अप विद दिस डिज़ाइन, और डिज़ाइन से वापस हम रिक्वायरमेंट के ऊपर आ सकें, कोड से वापस डिज़ाइन पे आ सकें। तो वो ट्रेसेबिलिटी जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है रिक्वायरमेंट्स क्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में। इसी तरह से मॉडल क्लैरिटी देखें कि नंबर ऑफ यूएमएल मॉडल्स एंड डिस्क्रिप्टिव पेजेस पर मॉडल, कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको किस तरह से हम नंबर ऑफ यूएमएल डायग्राम्स के ऊपर लेके गए हैं, कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो इससे भी हम उसकी क्लियरिटी को जो है वो एवेलुएट कर सकते हैं। अब अगर हम डिज़ाइन क्वालिटी की बात करें, ये एक और जो गोल है हमारे पास क्वालिटी का, इसके अंदर
हमारे जो एट्रीब्यूट हैं, द फर्स्ट वन इज आर्किटेक्चरल इंटेग्रिटी। और आर्किटेक्चरल इंटेग्रिटी के को कैसे मेजर किया जा सकता है? मीट्रिक इज द एग्जिस्टेंस ऑफ आर्किटेक्चरल मॉडल। क्या कोई आर्किटेक्चरल मॉडल एग्जिस्ट करता है कि जिसकी बेस के ऊपर हम आर्किटेक्चर प्रपोज कर रहे हैं, डिज़ाइन प्रपोज कर रहे हैं, या ऐसे ही एक रैंडम सा डिज़ाइन है जिसको हम लेके चल रहे हैं। इसी तरह से दूसरा एट्रीब्यूट देखें, दैट इज़ कंपोनेंट कंप्लीटनेस। और कंपोनेंट कंप्लीटनेस में जो मैट्रिक्स हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दैट ट्रेस टू आर्किटेक्चरल मॉडल। द फर्स्ट थिंग इज, जैसे हमने रिक्वायरमेंट्स में बात की कि यूएमएल मॉडल से हम वापस रिक्वायरमेंट्स को ट्रेस करें, इसी तरह से हम आर्किटेक्चरल मॉडल जो है उसके अंदर हम देख सकें कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो है वो किस तरह से ट्रेस हो रहे हैं, कैसे उसके अंदर फिट बैठ रहे हैं, एंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसीजरल डिज़ाइन, और किस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया उस पूरे आर्किटेक्चर को, उसके अंदर जो है जो प्रोसीजर्स हैं किस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया है, उसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो हमें बताती है डिज़ाइन क्वालिटी के हवाले से। और फिर एक और एट्रीब्यूट दैट इज़ इंटरफेस कम्प्लेक्सिटी, और इंटरफेस कम्प्लेक्सिटी को हम मेजर कर सकते हैं थ्रू एवरेज नंबर ऑफ पिक टू गेट टू अ टिपिकल फंक्शन और कंटेंट, कि कितने आपके नंबर ऑफ एक्शंस हैं दैट यू हैव टू परफॉर्म टू गेट सम फंक्शन जो भी उससे रेलेवेंट है या कोई कंटेंट। और फिर इसी तरह से लेआउट अप्रोप्रिएटनेस, हम इसको भी देख सकते हैं कि कितनी अप्रोप्रिएट लेआउट है, और उससे आप गेस कर सकते हैं या असेस कर सकते हैं इंटरफेस कम्प्लेक्सिटी को। पैटर्न्स, अनदर एट्रीब्यूट ऑफ डिज़ाइन क्वालिटी, एंड नंबर ऑफ पैटर्न यूज्ड इज अ मीट्रिक टू असेस द दिस एट्रीब्यूट दैट इज कॉल्ड पैटर्न्स। नंबर ऑफ पैटर्न्स जो भी यूज हुए हैं वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं आपकी डिज़ाइन क्वालिटी को। अब हम बात करते हैं कोड क्वालिटी की, और कोड क्वालिटी के अंदर जो पहला एट्रीब्यूट है दैट इज़ कम्प्लेक्सिटी। और कम्प्लेक्सिटी को आप एक पॉसिबल जो इसका मेट्रिक है मेजर करने के लिए कम्प्लेक्सिटी को, दैट इज़ साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी। वो ये जो डिफरेंट आपके लॉजिकल जो पास होते हैं किसी स्पेसिफिक कोड के अंदर, किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट के अंदर, जब आप कोड की बात करते हैं तो उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि कितना कम्प्लेक्स है आपका कोड। और फिर इसी तरह से जो सेकंड एट्रीब्यूट है दैट इज़ मेंटेनेबिलिटी। और मेंटेनेबिलिटी के लिए हमने जब डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स जो हमने पढ़े अपने स्टार्ट्स के लेक्चर में, तो वहाँ पे हमने जैसे कॉन्सेप्ट्स से कोहेजन और कपलिंग, इस तरह के जो फैक्टर्स हैं वो हमें हेल्प आउट करते हैं इस चीज़ को असेस करने में कि कितना मेंटेनेबल है आपका जो कंपोनेंट है, जो कोड है। एक और एट्रीब्यूट है दैट इज़ अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी को हमने रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी देखा था, लेकिन वहाँ पे मैट्रिक्स डिफरेंट थे कि कितने सेक्शन और सब सेक्शन के अंदर वो डॉक्यूमेंट जो है वो क्लासीफाई किया गया। यहाँ पे देखें कि परसेंट इंटरनल कंपोनेंट्स एंड वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस के कितने हमारे पास इंटरनल कंपोनेंट्स हैं जिसको हम यूज़ कर रहे हैं कोड के अंदर, और इसी तरह से जो नेमिंग कन्वेंशंस हैं वेरिएबल्स की, क्या उनको हम फॉलो कर रहे हैं। और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशंस हो सकती हैं, क्वाइट पॉसिबल। तो अगर हम उनको फॉलो कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, जो टीम्स हैं, वो बाद में भी उसको अंडरस्टैंड कर सकती हैं। और फिर इसी तरह से एक और जो एट्रीब्यूट है दैट इज़ का रीयूजेबिलिटी। और रीयूजेबिलिटी के अंदर परसेंटेज ऑफ रीयूज्ड कंपोनेंट्स हम देख सकते हैं कि कितना हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं या कितने हमने रीयूज्ड कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, और ये भी एक कोड क्वालिटी को हमें हाईलाइट करेगा। इसी तरह से डॉक्यूमेंटेशन को हम देख सकते हैं, रीडेबिलिटी इंडेक्स जो है इसका मीट्रिक है, कितना रीडेबल है, उसके अंदर कोड के अंदर कितना कुछ हमने प्रॉपरली कमेंट किया है, कितने कुछ हमने एक्यूरेट जो है हिंट्स दिए हैं कोड के बारे में। तो वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अलग से भी हो सकती है। तो ये भी एक एट्रीब्यूट है टूवर्ड्स कोड क्वालिटी। द फोर्थ वन गोल इज क्वालिटी कंट्रोल इफेक्टिवनेस, और हाउ टू assess it through different attributes, और उन एट्रीब्यूट्स के अंदर डिफरेंट मैट्रिक्स। तो पहला जो एट्रीब्यूट है दैट इज़ रिसोर्स एलोकेशन, कि आप वो जो डिफरेंट क्वालिटी कंट्रोल की एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर रिसोर्स कितने एलोकेट किए हैं। और मैट्रिक देखें कि स्टाफ आर परसेंटेज पर एक्टिविटी
कितने नंबर ऑफ आवर्स जो है आप उसकी क्या परसेंटेज है पर एक्टिविटी, उसको आप देख सकते हैं कि कितने आप इसके अंदर सीरियस हैं इस सारे क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ के अंदर। इसी तरह से कंप्लीशन रेट जो है एक और एट्रीब्यूट है जो आपकी इफेक्टिवनेस को बताता है इस सारे प्रोसेस की क्वालिटी एश्योरेंस के। और इसके अंदर आपके जो मेट्रिक्स हैं दैट इज़ एक्चुअल एंड द बजटेड कंप्लीशन टाइम एक एग्जांपल है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जब हमने स्टार्ट में लेक्चर्स में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देखे तो वहाँ पे ये चीज़ें हमने डिस्कस की, और एक्चुअल और जो बजटेड एस्टिमेट्स हैं उनको कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि कितना इफेक्टिवली हमने एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए। रिव्यू इफेक्टिवनेस को देख सकते हैं, रिव्यू के मेट्रिक्स हैं, इसको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बड़ा डिटेल में डिस्कस किया कि कितनी एफर्ट आपको रिक्वायर्ड है रिव्यू करने के लिए, और क्या कुछ आप एरर्स फाइंड आउट करते हैं, क्या आपका प्रोडक्ट का साइज़ है एंड सो ऑन। और टेस्टिंग इफेक्टिवनेस को आप देख सकते हैं कि जब टेस्टिंग की एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं तो कितने जो है आपने एरर्स जो है वो आइडेंटिफाई की है, और उनका लेवल ऑफ क्रिटिकलिटी जो है वो क्या है, कितने सीवियर हैं वो, और इसी तरह से क्या एफर्ट जो है रिक्वायर्ड है टू करेक्ट दोज एरर्स, ये भी एक मेट्रिक है। एंड आल्सो ओरिजिन ऑफ एरर इज एन अदर इंडिकेशन, ये मेट्रिक है कि टेस्टिंग इफेक्टिवनेस को आप मेजर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी एश्योरेंस की, और ये एक कॉमन जो क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी है कि बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स वी मे से दैट वी कलेक्ट द डेटा एंड देन वी ट्राई टू एनालाइज कि आगे और ट्रेंड्स को देख सकते हैं कि कैसे इसके अंदर एरर्स अगर होंगे या क्या चांसेस हैं या कैसे उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो एरर्स कलेक्ट किए जाते हैं और उनको कैटेगराइज किया जा सकता है, और फिर जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज़ ट्राई टू आइडेंटिफाई द काज, द रूट काज ऑफ द एरर। और इसके अंदर जो हम एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन है जिसको फॉलो करते हैं दैट इज़ पैरेटो प्रिंसिपल, और इसको पैरेटो एनालिसिस भी कहते हैं, और जो कि जिसको हम 80-20 रूल भी कहते हैं। और इसके अंदर जो थीम है या जो इसका इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 80% ऑफ प्रॉब्लम्स अकर ड्यू टू 20% ऑफ काजेस। तो जो डेटा कलेक्शन है एरर्स के हवाले से और फिर क्वालिटी एश्योरेंस के हवाले से वो यही है कि जो जो मेजॉरिटी ऑफ एरर्स है 20% जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी जो 20% काजेज हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसको आइसोलेट किया जाए। और एक दफ़ा वो काजेज जो है वो आइडेंटिफाई हो गए और उनको हमने रेक्टिफाई किया तो डेफिनेटली जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स या एरर्स हैं वो खुद ब खुद से रेक्टिफाई हो जाएंगे। और इसमें देखें एक कोट्स में मैंने दिया है कि स्पेंड योर टाइम फोकसिंग ऑन थिंग्स दैट रियली मैटर, बट फर्स्ट वी श्योर दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट रियली मैटर्स। तो पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि क्या चीज़ आपके लिए मैटर करती है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट, और फिर उसके ऊपर अपनी एनर्जी को लगाना, अपनी एफर्ट को उस पर लगाना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्या डिफरेंट जो है काजेज हो सकते हैं एरर्स के, इन 2 स्लाइड्स के अंदर हमने पॉसिबल काजेज को लिस्ट डाउन किया है और इसको 1 बाय 1 हम देखते हैं। द फर्स्ट वन इज इनकम्प्लीट और एरोनियस स्पेसिफिकेशंस, जो आपकी रिक्वायरमेंट टाइम के ऊपर इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स हैं या जो पहले से एरर्स कंटेनिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जो है या इनकरेक्ट कह सकते हैं। इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन जो है वो लीड करती हैं टू मैनी प्रॉब्लम्स, टू मैनी एरर्स, तो वो एक पॉसिबल कॉज है। इसी तरह से मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कस्टमर कम्युनिकेशन, आपका कस्टमर आपको कुछ कहता है और यू अंडरस्टैंड इट इन अदर वे, जो कि कस्टमर का व्यू पॉइंट नहीं है, आप उसको अपने तौर पे अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, लेकिन बाद में जब आप उसको डिज़ाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर
फाइनली उसको डिप्लॉय करते हैं तो कस्टमर का जो रिएक्शन होता है समटाइम्स जो ऑब्वियस या यूँ कहना चाहिए कि एपरेंट या कॉमन एरर्स हो सकते हैं, ये उस तरह के एरर्स भी जनरेट हो सकते हैं और समटाइम्स कुछ और एरर्स जो है वो अनकॉमन होंगे, लेकिन इसी मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से वो प्रॉब्लम अकर होंगे। तो कस्टमर की कम्युनिकेशन जो है वो अनएम्बिगुअस होनी चाहिए और उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना चाहिए, इसलिए ज़्यादा फोकस है कि डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। The third category are the possible causes intentional deviation from specification. Sometimes आप ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आप इंटेंशनली और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के इंटेंशन के साथ आप डेविएट करते हैं स्पेसिफिकेशन के साथ फॉर डिफरेंट रीजंस। कि जैसे सपोज आपको कोई स्पेसिफिक टूल है, उसका कोई स्पेसिफिक वर्जन है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी और जो अर्लियर वर्जन है उसके अंदर डेवलपमेंट कर लें। या इसी तरह से हार्डवेयर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कोई हार्डवेयर स्पेसिफिक जो कंपोनेंट है, जो एक डिवाइस है, वो आपको अवेलेबल नहीं है, तो आप कोई और उससे मिलता जुलता जो है हार्डवेयर परचेज कर लें। तो इस तरह के जो डेविएशंस हैं वो भी, और कभी कभार आप जानबूझ के मतलब आप क्वालिटी आपका फोकस नहीं होता और आप ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं जस्ट टू सेव द टाइम और अदर रिसोर्सेज, आप डेविएट करते हैं, तो डेफिनेटली ये भी एक आपके लिए प्रॉब्लमेटिक एरिया हो सकता है। मतलब इससे और एरर्स या प्रॉब्लम जनरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ द वायलेशन ऑफ प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स। जो भी आपके प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए हैं, अगर आप उसको वायलेट करते हैं, वो भी उसकी हर प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड की अपनी लिमिटेशंस हैं, अगर उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, उसको आप कंसीडर किए बगैर आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको डिफरेंट तरह के एरर्स फेस करने पड़ सकते हैं या बाद में डिफरेंट तरह के डिफेक्ट्स जो हैं वो अनकवर हो सकते हैं। एरर इन डेटा रिप्रेजेंटेशन, जो भी स्पेसिफिक आपका कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर जो भी आपकी डेटा की रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उसको कैसे जो डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या उसके लिए ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या उसके लिए डिफरेंट क्लासेस हैं, किस तरह का जो स्ट्रक्चर है, वो उसके एरर्स भी जो है वो एक पॉसिबल काज है। इनकंसिस्टेंट कंपोनेंट इंटरफेस, कि जो आपका इंटरफेस है उससे रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं वो इनकंसिस्टेंट है, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से एरर इन डिज़ाइन लॉजिक, आपने जो डिज़ाइन किया है, जिस तरह से बिजनेस लॉजिक जो डेवलप की है, उसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम हो सकता है और वो प्रॉब्लम जो है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जनरेट कर सकता है। इनकम्प्लीट और एरोनियस टेस्टिंग, आपने या तो की ही नहीं है सिरे से टेस्टिंग, या इनकम्प्लीट की है, या प्रॉपरली नहीं किया टेस्ट प्रोडक्ट को, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम्स आगे प्रोपगेट करेंगे, एरर्स प्रोपगेट करेंगे, एरर्स प्रॉपरली अनकवर नहीं होंगे और बाद में डिस्कवर होंगे। इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन, ये भी क्वाइट ऑब्वियस रीज़न है। एरर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऑफ डिज़ाइन, जब आप ट्रांसलेट करते हैं डिज़ाइन को किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उस टाइम के ऊपर भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और वो प्रॉब्लम जो है दैट इज़ द रूट काज ऑफ सो मैनी अदर प्रॉब्लम्स। इसी तरह से एम्बिगुअस और इनकंसिस्टेंट ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, इंटरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने ज़्यादा फोकस नहीं किया यूज़र को, तो यूज़र का जो इंटरेक्शन है विद द सिस्टम, विद द प्रोडक्ट, वो प्रॉब्लमेटिक होगा, वो अगर कम्प्लेक्स होगा तो उसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स या एरर्स होंगे। इसी तरह से कोई और अगर जो भी हमने डिस्कस किए कैटेगरीज या पॉसिबल काजेस कह लें या क्लासिफिकेशन कह लें, अगर इसके अलावा कोई और कैटेगरी हो सकती है तो दैट इज़ ऑब्वियसली मिसलिनियस, के जो किसी ऊपर वाली कैटेगरी में नहीं आता तो वो इसके अंदर आप उसको डाल सकते हैं। ये एक एग्जांपल देखें, स्टैटिस्टिकल जो हमने सॉफ्टवेयर एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस की बात की, उसमें डेटा कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमने पहले कॉलम के अंदर एरर्स को बताया है कि उसके क्या पॉसिबल कॉजेज़ हैं। नेक्स्ट जो कॉलम है दैट इज़ लेबल्ड एज टोटल, और टोटल के अंदर हमने नंबर ऑफ़ एरर्स बताएं कि जो एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर हैं, और उसके साथ उसकी परसेंटेज बताई है, टोटल एरर्स का कितना परसेंट है वो,
और फिर इसी तरह से उनको फर्दर क्लासीफाई किया है सीरियस, मॉडरेट एंड माइनर एरर्स के अंदर। तो इसके अंदर देखें, जो पहले इससे हम गैस कर सकते हैं, एस्टिमेट किया जा सकता है कि पहली जो 2 कैटेगरीज हैं, जो कि स्पेसिफिकेशन जो इनकम्प्लीट है या एरोनियस स्पेसिफिकेशन है या मिस कम्युनिकेशन ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कस्टमर कम्युनिकेशन है, ये 2 मेजर काजेज हैं। देखें टोटल के अंदर 205 एरर्स जो हैं वो इनकम्प्लीट स्पेसिफिकेशन की वजह से हैं, जो कि टोटल का 22% है। और जो मिस इंटरप्रिटेशन है कस्टमर कम्युनिकेशन का, दैट इज़ 156 एरर्स एंड इन परसेंटेज इट इज़ 17% ऑफ द टोटल एरर्स। तो अब इससे हम देख सकते हैं और एस्टिमेट कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं कि अगर हम इन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा एफर्ट करें, क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटीज़ को ज़्यादा यहाँ पे इफेक्टिव बनाएं, तो बाद की जो प्रोडक्ट्स हैं या इसी प्रोडक्ट के जो और वर्जन्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो इस तरह से स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस है वो हमें हेल्प आउट करता है। 6 सिग्मा एक क्वालिटी मॉडल कह लें ये है, या इसको हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो डेटा का देता है। और इसको ओरिजिनली प्रपोज किया मोटोरोला ने इन 1980s। और इसके अंदर हम फोकस करते हैं कि आइडेंटिफाई करें एरर्स को और आइडेंटिफाई करने के बाद उनको एलिमिनेट करें बाय इम्प्रूविंग द ऑपरेशनल प्रोसीजर्स। इसको 6 सिग्मा क्यों कहते हैं? ये स्टैटिस्टिक ही की टर्म है, वहाँ से इसको अडॉप्ट किया गया है। और 6 सिग्मा डेविएशन जो है वो स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है, जो कि इसको इस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है कि 3.4 इंस्टेंसेस जो है या 3.4 डिफेक्ट्स जो हैं पर मिलियन अकरेंसेस। किसी भी इवेंट के मिलियन अकरेंसेस हों तो उसके अंदर जो एरर का चांस है या डिफेक्ट का वो दैट इज़ 3.4। तो इसके ऊपर फोकस किया गया है और इसके अंदर 3 कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। जो पहला द फर्स्ट वन इज डिफाइन के ऊपर फोकस है। वी हैव टू डिफाइन द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स इन डिलीवरेबल्स एंड द प्रोजेक्ट्स गोल। तो जब भी हम 6 सिग्मा की बात करेंगे तो पहले हम फोकस करेंगे डेफिनेशन के ऊपर। वी नीड टू डिफाइन जो भी कस्टमर रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी हमारे डिलीवरेबल्स हैं, जो भी हमारे प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको क्लियरली डिफाइन करेंगे। द सेकंड स्टेप इज वी नीड टू मेजर व्हाट वी वांट टू मेजर द एग्जिस्टिंग प्रोसेस एंड इट्स आउटपुट। जो भी प्रोसेस है जिसके बेस के ऊपर आप सारी एक्टिविटीज़ जो है हो रही हैं, एग्जीक्यूशन हो रही है सारी, उस प्रोसेस को मेजर करेंगे और उसके बेस के ऊपर जो आउटपुट्स आ रही हैं, जो डिलीवरेबल्स हैं, हम उसको मेजर करेंगे। थर्ड इज we need to analyze and we need to analyze defect matrix and determine the major causes। अब जो भी defects आ रहे हैं उसको जो हमने through some matrix analyze करना है और हमने जो भी root causes हैं उसको identify करना है, उसको determine करना है। और इसी तरह से 2 additional step इसके साथ consider किए जा सकते हैं या किए जाते हैं, that is called improve and control process। कि जो भी defects अगर हुए हैं, जो डिफेक्ट आइडेंटिफाई हुए हैं, तो उसको देखते हुए जो प्रोसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं और जो कंट्रोल एक्टिविटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्पेक्शंस हो सकती हैं, तो वो एक्टिविटीज़ भी इसका पार्ट हो सकती हैं। तो इसीलिए इसको समटाइम्स डैमिक भी कहा जाता है, DMAIC। ये एक 6 सिग्मा की एक ब्रीफ सी जो है डिस्क्रिप्शन है। आप फर्दर इसको गूगल कर सकते हैं और इसको डिटेल में देख सकते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इसको फॉलो करती हैं और की इसके अंदर जो थीम है वही है कि 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अकरेंसेस। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी की, और ये एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फ्री ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम इन अ स्पेसिफाइड इन्वायरमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। कि कितना रिलायबल है हमारा सॉफ्टवेयर, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है और
किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर और किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए इसको हम करते हैं कंसीडर। इसकी एग्जांपल देखें, अगर हम ये कहें कि रिलायबिलिटी ऑफ 0.999 ओवर elapsed प्रोसेसिंग आवर्स, तो अब इसकी ओवर elapsed प्रोसेसिंग आवर जो है यहाँ पे एक मिसिंग है 8 आवर्स की अगर हम बात करें। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि रिलायबिलिटी ऑफ 0.999 ओवर 8 elapsed प्रोसेसिंग आवर, व्हाट डज इट मीन कि अगर आप एक प्रोडक्ट जो है, एक सॉफ्टवेयर जो है कंटिन्यूसली 8 आवर्स के लिए जो है उसको रन करें, तो अगर 1000 टाइम उसको जो है वो एग्जीक्यूट किया जाए तो उसके अंदर वो 999 जो टाइम्स उसकी एग्जीक्यूशन है वो सक्सेसफुल होनी चाहिए। जो फेलियर का जो चांस है दैट इज़ ओनली 1 आउट ऑफ 1000 टाइम्स। तो जो भी फेलियर, नॉन कन्फॉर्मेंस या जो और डिफेक्ट्स होते हैं वो सारे क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। और सॉफ्टवेयर रिलायबल तभी होगा जब उसके अंदर फेलियर नहीं होगा या वो कंफर्म करेगा, कंफर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट्स होगी। अदरवाइज अगर उसके अंदर एरर्स अकर होंगे तो डेफिनेटली वो अनाइंग होगा और इट मे लीड टू रीवर्क ऑफ मैनी वीक्स। डिपेंड करता है कि किस तरह का एरर, किस तरह का डिफेक्ट है और उसको कितना टाइम चाहिए हमें रेक्टिफाई करने के लिए। हम रिलायबिलिटी को मेजर कर सकते हैं और रिलायबिलिटी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज़ अवेलेबिलिटी, कि कितना अवेलेबल है हमें। रिलायबल की तो हमने बात की कि कितना वो डिफेक्ट फ्री है, एरर फ्री है किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट और किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए। लेकिन अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि किसी स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो कितना हमें अवेलेबल। इसको हम देखते हैं। इट इज़ अबाउट द प्रिडिक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, जो मेजर्स की हम बात कर रहे हैं। और एक इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अंडरस्टैंड करने वाली है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर का फेलियर होता है वो नॉर्मली आपका फिजिकल वेयर होता है, और इसको हमने पहले लेक्चर के अंदर भी देखा था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपके हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं वो डिग्रेड करते हैं, फिजिकल उनके अंदर डिस्टॉर्शन या उसको यूँ कहना चाहिए कि डिग्रेडेशन हो सकती है। लेकिन सॉफ्टवेयर के केस में ऐसा नहीं होता और सॉफ्टवेयर नॉर्मली जो उसके प्रॉब्लम्स होते हैं, जो डिफेक्ट्स आते हैं, वो नॉर्मली जो आपके डेवलपमेंट टाइम के ऊपर डिज़ाइन एरर्स होते हैं, जो कोडिंग के एरर्स होते हैं, उन्हीं की वजह से बाद में आप डिफेक्ट्स को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं या वो अकर होते हैं। तो इसके लिए जो मेजर है, जो एक मीट्रिक हो सकता है दैट इज़ मीन टाइम बिटवीन फेलियर। इसको MTBFP कहते हैं। और मीन टाइम बिटवीन फेलियर मतलब टू डिफरेंट फेलियर्स अकर होने के बीच में कितना टाइम जो है आपको सॉफ्टवेयर अवेलेबल, सॉफ्टवेयर आपका विदाउट एरर्स या विदाउट डिफेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट होता है, जो कि रिलायबिलिटी का बेसिकली एक क्राइटेरिया है हमारे पास। तो ये टोटल अब ये दो डिफरेंट मेजर्स का सम है। द फर्स्ट वन इज मीन टाइम टू फेलियर प्लस मीन टाइम टू रिपेयर। पहला मीन टाइम बिटवीन फेलियर, इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है कि कब आपका जो प्रोडक्ट है, जो सॉफ्टवेयर है, वो कब फेल हुआ और उसको कितना टाइम लगा रिपेयर होने में। तो ये दोनों टाइम जो है ना आपको बताते हैं कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर कितना है। इसी तरह से अवेलेबिलिटी के लिए मीन टाइम टू फेलियर को डिवाइड करें अगर हम मीन टाइम टू फेलियर प्लस मीन टाइम टू रिपेयर, तो ये जो रेशो है इसको अगर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, 100% के साथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो हम उसकी अवेलेबिलिटी को देख सकते हैं। इस लेक्चर के स्टार्ट में भी हमने जब सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की बात की, उसके की एलिमेंट्स की बात की, तो उसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर सेफ्टी को डिस्कस किया और हमने कहा कि इट इज़ अबाउट आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल हैजर्ड्स के डिफरेंट डोमेन्स हैं और उसके अंदर ह्यूमन लाइव्स इन्वॉल्व होती हैं और बहुत क्रिटिकल सिस्टम्स होते हैं। उसको जो है
हमें कंसीडर करना होगा इस तरह की रिक्वायरमेंट्स को सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अनडिज़ायरेबल इवेंट्स जो कि नहीं अक्कर होने चाहिए। क्या पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं जो कि अनडिज़ायर्ड हैं, और बेस्ड ऑन दोज अनडिज़ायर्ड इवेंट अगर वो अक्कर हो जाते हैं तो सिस्टम का रिस्पांस क्या होगा, सिस्टम को किस तरह से रिस्पांस करना चाहिए। तो इस चीज़ को जो है वो हमें करना होगा। और वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एंड सॉफ्टवेयर सेफ्टी। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी जो है कितना आपको एरर फ्री जो है वो अवेलेबल है, डिफेक्ट फ्री आपका सिस्टम जो है एग्जीक्यूशन उसकी है, और सॉफ्टवेयर सेफ्टी जो है वो एक डिफरेंट तरह का एट्रीब्यूट है जो कि रिलेट करता है डिफरेंट पॉसिबल हैजर्ड्स के साथ जो कि उस डोमेन के अंदर हो सकते हैं, और उसको कैसे जो है सिस्टम का क्या डिज़ायर्ड जो है ना रिस्पांस होना चाहिए। आज के लेक्चर को समराइज करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने इन जनरल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की बात की कि ये एक अम्ब्रेला एक्टिविटी है, थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल चलती है, इसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। और सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि क्या की एलिमेंट्स हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के। उसमें हमने बात की स्टैंडर्ड्स की कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IEEE एंड ISO दे प्रपोज डिफरेंट सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। समटाइम्स आप उसको वॉलंटियरली फॉलो करते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपने प्रोसेसेस को और अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं। और समटाइम्स आपके जो प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके थ्रू आप पे इम्पोज किया जाता है कि आपको फोर्स किया जाता है कि आप किसी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को फॉलो करें। इसी तरह से हमने रिव्यूज़ एंड ऑडिट्स की बात की, और रिव्यूज़ को हमने देखा कि किस तरह से अर्ली स्टेजेस के ऊपर अगर रिव्यूज़ कंडक्ट किए जाएं तो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, ज़्यादा एरर्स जो है वहाँ पे अनकवर होते हैं जो कि बाद में प्रोपोगेट नहीं करते। और अगर इस एक्टिविटी को ना किया जाए तो फिर बाद में ज़्यादा कॉस्ट हमें पे करना पड़ती है टू रेक्टिफाई द एरर्स। हमने टेस्टिंग की बात की। टेस्टिंग एक की एक्टिविटी है। ज़्यादातर जो क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटीज़ हैं उसमें टेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। आमतौर पे टेस्ट केसेस बनते हैं और फिर उसके अगेंस्ट जो है वो टेस्टिंग परफॉर्म होती है, और इसका पर्पस भी एरर्स को अनकवर करना होता है, एरर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। लेकिन टेस्टिंग के टाइम के ऊपर अगर एरर जो अनकवर होता है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दैट एरर जो कि रिव्यू के थ्रू अर्ली फेजेस के ऊपर रिक्वायरमेंट्स और डिज़ाइन के ऊपर अनकवर होता है। और हमने बात की कि एरर कलेक्शन और एनालिसिस, और इसको बाद में हमने डिटेल में भी देखा जब हमने स्टैटिस्टिकल क्वालिटी एश्योरेंस की बात की कि इसके थ्रू हम एस्टिमेट कर सकते हैं अपने क्वालिटी प्रोडक्ट जो है कि वो किस तरह की है, और आगे जो हमारी प्रोडक्ट्स बनने जा रही हैं जो पॉसिबल काजेज़ हैं उनको रेक्टिफाई करके उनको एड्रेस करके अपनी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह से हमने चेंज मैनेजमेंट की बात की कि चेंज मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और चेंज कंट्रोल बोर्ड होना चाहिए, और चेंज किस टाइम के ऊपर जो है वो इनिशिएट हो रही है या उसको अकोमोडेट किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में। फिर हमने बात की कि वी नीड टू एजुकेट आवर टीम एंड स्टाफ, और जब उनको एजुकेट करेंगे, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के ऊपर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छी डेवलप होंगी। हमने वेंडर मैनेजमेंट की बात की, और वेंडर मैनेजमेंट में हमने देखा कि डिफरेंट तरह की हम प्रोडक्ट्स जो है दूसरे वेंडर से लेते हैं, और उसके जो भी नेचर है प्रोडक्ट की उसी तरह से हमें अपने स्टैंडर्ड्स को देखना होगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को जो कि हम अप्लाई करेंगे या जिनको हम चाहेंगे कि हमारे वेंडर्स जो है वो फॉलो करें। सिक्योरिटी मैनेजमेंट की बात की, प्राइवेसी इश्यूज़ की बात की, और इसके वाले से रेगुलेशंस की बात की कि नेट के ऊपर क्राइम जो है, साइबर क्राइम जिसको कहते हैं, वो ज़्यादा हो गया है, प्राइवेसी के इश्यूज़ हैं, तो उसको भी डील करना, उसको प्रॉपर्ली मैनेज करना, ये भी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इसी तरह से हमने सेफ्टी की बात की, और डिफरेंट जो
क्रिटिकल जो डोमेन्स हैं जहाँ पे ह्यूमन लाइफ्स के साथ जो आपकी इंटरेक्शन है सिस्टम के थ्रू वो बहुत क्रिटिकल हो सकती है, उसको भी एड्रेस करना। रिस्क मैनेजमेंट की बात की कि ये जो डिफरेंट हमारे पास इस तरह के फैक्टर्स हैं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको कैसे हम मैनेज करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का। फिर हमने सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के जो मेजर टास्क हैं उसको डिस्कस किया। सबसे पहले हमने बात की कि क्वालिटी प्लान होना चाहिए, फिर क्वालिटी प्लान के बाद हमने रिव्यूज़ की, ऑडिट्स की बात की, हमने क्वालिटी कंट्रोल की बात की, हमने क्वालिटी टेस्टिंग की बात की, और इसके साथ साथ जो है हम जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमने कहा कि इस इन जनरल जो इम्प्रूवमेंट है सॉफ्टवेयर प्रोसेस के क्या कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है, इसको इसका पार्ट बनाया जाए, पूरे सॉफ्टवेयर प्रोसेस का इसको पार्ट बनाया जाए। और फिर उसके बाद हमने बात की कि जो गोल्स हैं वो क्या हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के, वो ये है कि रिक्वायरमेंट्स क्वालिटी हो, डिज़ाइन क्वालिटी, कोड क्वालिटी एंड क्वालिटी कंट्रोल इफेक्टिवनेस की। ओवरऑल जो क्वालिटी कंट्रोल का प्रोसेस है वो कितना इफेक्टिव है। इसके अंदर हमने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया, उन एट्रीब्यूट्स को कैसे हम मेजर कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट मैट्रिक्स। इसकी हमने कुछ एग्जांपल्स ली, जैसे हमने रिक्वायरमेंट्स क्वालिटी के अंदर अंडरस्टैंडेबिलिटी की बात की, तो हमने कहा कि किस तरह से हमने सेक्शन सब सेक्शंस के अंदर डॉक्यूमेंट्स जो है या रिक्वायरमेंट्स जो है वो डिवाइड किए हैं, तो ये एक हमारे पास मीट्रिक है। इसी तरह से हमने रिक्वायरमेंट्स ट्रेसेबिलिटी की बात की, क्या उसको ट्रेस किया जा सकता है थ्रू सॉफ्टवेयर जो आपका डिज़ाइन मॉडल है उसके थ्रू। और इसी तरह से और भी हमने कुछ देखे। डिज़ाइन के अंदर हमने कहा कि यूएमएल जो अगर हमने मॉडल्स यूज़ किए हैं, डायग्राम्स यूज़ किए हैं, पैटर्न्स यूज़ किए हैं, उनकी क्या कितने नंबर ऑफ जैसे पैटर्न्स हैं, तो ये भी एक हमारे पास मेजर है। इसी तरह से कोड क्वालिटी को फिर हमने देखा कि किस तरह से कंपोनेंट्स जो है आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, नंबर ऑफ कम्युनिकेशन या नंबर ऑफ इंटरफेसेस बिटवीन कम्युनिकेशन जो एक पॉसिबल मीट्रिक हो सकता है। इसी तरह से ओवरऑल फिर हमने क्वालिटी कंट्रोल इफेक्टिवनेस की बात की, कितना इफेक्टिव है ये सारा प्रोसेस, और इसको हमने कहा कि डिफरेंट हमारे पास मीट्रिक्स हैं जिनके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं कि कितने टोटल एरर्स हमने आइडेंटिफाई किए, कितने मेजर हैं, कितने माइनर हैं, और इस सारे को देखा। और फिर हमने स्टैटिस्टिकल क्वालिटी एश्योरेंस को डिस्कस किया, और इसके अंदर हमने देखा कि पैरेटो एनालिसिस की बात की या पैरेटो प्रिंसिपल की बात की कि 20% जो काजेज़ होते हैं वो जो 80% प्रॉब्लम्स को जो है उनका सोर्स होते हैं। तो अगर उन 20% काजेज़ को जो है रेक्टिफाई किया जाए, उनको एड्रेस किया जाए, तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको रिमूव कर सकते हैं या उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने डिफरेंट कैटेगरीज या पॉसिबल काजेज़ देखे सॉफ्टवेयर क्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में, और इसमें हमने देखा जो दो इम्पॉर्टेंट काजेज़ हैं सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। द फर्स्ट वन वाज द इनकम्प्लीट एंड एरोनियस स्पेसिफिकेशन, जब स्पेसिफिकेशन प्रॉपर नहीं होती, इनकम्प्लीट होती हैं या इनकरेक्ट होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एरर्स जनरेट करते हैं, अबाउट 20% सॉफ्टवेयर्स के अंदर। और इसी तरह से मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कस्टमर कम्युनिकेशन वाज अनदर इम्पॉर्टेंट काज, और इसके अंदर भी हमने देखा कि अबाउट 15% जो एरर्स हैं वो मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से होते हैं। तो कस्टमर की जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, वो अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। तो इन दो फैक्टर्स को, इन दो काजेज़ को अगर हम देखें तो इसी से बहुत सारे प्रॉब्लम्स या एरर्स जो है वो जनरेट होते हैं। अगर इस पे फोकस किया जाए तो हम ओवरऑल सॉफ्टवेयर क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। और बाद में फिर हमने बात की सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी की, और सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी को हमने कहा कि कितने टाइम के लिए हमें सॉफ्टवेयर अवेलेबल है विदाउट एनी फेलियर। और इसके अंदर हमने बात की डिफेक्ट की कि डिफेक्ट्स जो हैं वो उसको जब डिप्लॉयमेंट के बाद जब अगर होते हैं या उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। और सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी और सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी की बात की, और आखिर में हमने कंपेयर किया सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी को सॉफ्टवेयर सेफ्टी के साथ कि ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।